आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं श्वेता सिंह और हम यहां पर उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के जाल के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा कर रहे हैं जिसको लेकर आज चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद से। हालांकि ममता बनर्जी की भी राय हम आपको इस समय सुना देते हैं। उन्होंने कहा है कि कोई ऐतराज नहीं है आंध्र प्रदेश और बिहार को जो मदद दी गई है, लेकिन पक्षपात नहीं करना चाहिए था सरकार को। ममता बनर्जी की तरफ से सरकार पर पक्षपात के आरोप लगाए गए हैं और पहले हम सुना देते हैं कि ममता बनर्जी ने क्या कहा। एक लाइन में उन्होंने इस बजट पर जो अपनी राय दी है, पहले वो सुन लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा उसका पास पड़ा है 1,71,000 रुपीज, लेकिन इसमें एक पैसा भी नहीं दिया गया, उपरंतु बंगाल को वंचित किया है। इट्स ए पॉलिटिकल बायस बजट। तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि बाकी पक्षपात तो छोड़िए, आप लोग उनके पैसे नहीं लौटा रहे हैं बंगाल के। देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं, पैसे लौटाने के पहले वो कह रहे थे कि हमारे जीएसटी के पैसे नहीं आते, फिर किसी और चीजों के नहीं आते। कोई चीजें अगर किसी चीज पे बेस्ड है, कहीं आपको कुछ बताना है, उसके बाद में आपको कुछ रिपोर्ट्स भेजनी है, आपको कुछ कंप्लायंस भेजनी है, कंप्लायंस नहीं भेजेंगे और बोलेंगे इसके पहले एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगा कि ये चीजें हैं, आपकी ये कंप्लायंस बाकी रहती है। आप रोड के लिए पैसे दे दिए गए और आपने रोड बनाई नहीं और उसकी कंप्लायंस जब तक नहीं भेजेंगे और आप उसको बकाया दिखाते रहेंगे, ये नहीं चलता। पर मैं सेकंड चीज अभी बॉम्बे की बात करूंगा। बॉम्बे की इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आपको देखिए। बॉम्बे में एक बुलेट ट्रेन की चालू थी, उसके लिए इन लोगों ने कभी भी आगे पहल नहीं करी, रोकने का पूरा प्रयास किया। दूसरा, पूरी बात खत्म होने दीजिए। गोरेगांव तक एक रेल की परियोजना चलती है, उसके लिए लैंड की प्रॉब्लम आती है। गोरेगांव से उसको बोरीवली तक बढ़ाने की बात आती है, पूरे बॉम्बे के लोग परेशान है। पर इन लोगों ने लैंड नहीं देने की कोशिश करी कि हम पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को रोकेंगे। तीसरी चीज आपको बताओ, कोकण के बहुत लोग आज बॉम्बे में रहते हैं, वो त्रस्त है। उनके लिए एक बॉम्बे के अंदर में बाईपास बनने की बात आई, उसकी जमीन नहीं दी। आज के वहां पे ये गवर्नमेंट आने के बाद में जमीन दी है, तो पिछले 3 महीने पहले वो बजट पास हुआ है और कोकण के लोग अब सीधे के सीधे जा पाएंगे, उनको वासी तक जाकर के नहीं बैठना पड़ेगा। 3 बातें कहना चाह रहे थे, उसमें मुझे लगता है कि उस पर भी आपको अपनी राय देनी ही होगी। पहले सर, एक तो हम कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, और दूसरा टाइम बाउंड होनी चाहिए। आप यदि इंफ्रास्ट्रक्चर को डिले करोगे तो वो फिर आघात आएगा किस पे? टैक्स पेयर पे। क्योंकि आप उनको जो सुविधा देना चाहिए इन ए टाइम बाउंड मैनर आप नहीं दे रहे हो और उसका बजट बढ़ते जाता है, तो टैक्स पेयर्स मनी गोज वेस्ट। एंड द तीसरा जो चीज है कि हम लोगों को ऑलवेज ये सोचना पड़ेगा कि हम यदि टोल टैक्स ले रहे हैं, हम कर ले रहे हैं, तो वो कर किस ढंग से यूज हो, ये एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल रूप से आए, ताकि स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग मतलब एक तंत्र में लाए जहां पर उनको भी जोड़ना होगा इस सब डेवलपमेंट को लेकर, और पब्लिक को भी जोड़ना होगा। ठीक है, कहीं राजनीति तो नहीं हो जाती है, कहीं जमीन का आवंटन नहीं हो रहा है कि अब भाई आपको मिल गया है प्रोजेक्ट, लेकिन हम भाई थोड़ा धीरे करेंगे वरना तो लोग कहेंगे कि देखो केंद्र सरकार ने कर दिया। क्या ये श्रेय की राजनीति में फंसते हैं राज्य? नहीं, श्वेता जी, एक शब्द है प्राथमिकता। आज प्राथमिकता है मुंबई और महाराष्ट्र की। मुंबई और महाराष्ट्र के जो रहवासी हैं वो अच्छी यातायात की सुविधा पाएं। आप सोचिए कि दहिसर से चर्च गेट की जो मुंबई की लोकल यात्रा है, वो अगर हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। कोकण की जो सड़क है पिछले 15 वर्षों से बन रही है, 5 साल यूपीए की सरकार, 10 साल केंद्र में बीजेपी और एनडीए की सरकार, आज भी वो सड़क नहीं बन पाई। मुंबई में एक आरे कॉलोनी नाम से बहुत बड़ा जंगल है, उसको आप काट के वहां मेट्रो बना। हम यही कह रहे हैं ना कि हमारे जंगलों को बख्श दीजिए। पर्यावरण भी बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण विषय है, वो भी इंफ्रा से जुड़ा हुआ ही मामला है, आपने वहां ध्यान नहीं दिया। तो हमने कभी भी विकास कार्यों का विरोध नहीं किया, हमने आपके हमेशा कुनीतियों का, बता रहा हूं, कुनीतियों का विरोध किया। अगर मुंबई से अहमदाबाद के लिए बुलेट ट्रेन पे आपका इतना जोर है महोदय, तो आप मुंबई से दहिसर से चर्च गेट और कोकण के और गोरेगांव से बोरीवली की एक्सटेंशन, वही कह रहा हूँ, उसकी जमीन क्यों नहीं दी? नहीं, हम कहां से? सरकार में आप बैठे हैं, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, 2.5 साल से अब दिया तब तो बन रही है, 2.5 साल से अब दिया बन रही है, पर इन्होंने रोक रखा था। नहीं, हमने इसलिए नहीं रोक रखा था, राजनीति रोक रखा था, हरदम राजनीति करी है। जो है पहले हमने प्राथमिकता विकास के अगेंस्ट चलिए हरदम, हमने कभी विकास को हमने विरोध नहीं किया। हमारा विरोध आपकी मंशा को है, आपके भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति को है। चलिए, महाराष्ट्र में तो कुछ ही समय में फैसला हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कि लोग किस पर विश्वास करें, लेकिन कुछ सांसदों की बातें हम आपको इसी मुद्दे पर सुना देते हैं।
आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं। जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? I would say there's been very, very little to cheer about, and no wonder even the share markets, I gather, have reacted badly, as have ordinary people, except those in Bihar and Andhra Pradesh, perhaps, where the government, for their own political reasons, has satisfied 2 states. But there are 26 other states in the country whose people have no reason to be happy. प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना, इसके अंतर्गत मैं इस पूरे बजट का शीर्षक यही लिया था कि सरकार को 5 साल के उम्मीद है कि 5 साल बच जाएगी। उन्होंने बहुत सारे लॉलीपॉप दे दिए हैं पार्टी को, जो आंध्र प्रदेश की हैं और जो बिहार की हैं, और लानत है मैं इस पे कि आप इनके साथ सरकार बनाए बैठे हैं, पर आपने एक भी बार महाराष्ट्र की हित की बात की। हमारे जो 4 स्तंभ है, मजदूर, लेकिन बिहार में जिस कहते हैं बिहार में बहार है, एनडीए का सरकार है। बिहार को सुपर पैकेज के रूप में दिया गया। ये बजट एक ऐसा बजट है कि जिसने देश के हर वर्ग की आवाज़ को सुना है। वो आपके महिला हो, वो युवा हो, वो अन्नदाता हो, वो गरीब हो, सबको आगे लेके चल रहे हैं। जो जैसे इंदिरा आवास है, उसके लिए भी 1 करोड़ इंदिरा आवास फिर से बन रहे हैं। तो हम मानते हैं जो फार्मर्स है, एग्रीकल्चर में रिसर्च हो रहा है, हाई यील्डिंग क्रॉप्स आ रहे हैं, नए हाई यील्डिंग क्रॉप्स रिलीज होंगे। इसके अलावा बहुत सारे और प्रावधान है, बहुत सारे और स्कीम्स हैं इस बजट में, जो ये सारी चीज़ों को लेके आगे जाएंगे। आज आप यहाँ पर भी हमारे चारों तरफ यहाँ पर सड़कों का जाल देख रहे हैं, यहाँ पर फ्लाईओवर्स हैं, यहाँ आपको मेट्रो 2 तरफ से आती हुई 2 लाइंस दिख जाएंगी। कुल मिलाकर जब हम इसके बारे में सोचते हैं सर, तो हम कई राजनीतिक पार्टियों को इसका श्रेय भी दे सकते हैं। हम उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक की बात कर रहे हैं। कोई एक पार्टी से पूरा देश नहीं चल सकता है, नहीं बन सकता है। तो सबसे स्वर्णिम दौर क्या रहा है इसका, और इस बजट में क्या आपको वाकई वो उम्मीदें दिख रही हैं? देखिए, जो हमारे एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं और एक्सेस कंट्रोल जो हाईवेज बन रहे हैं, यानी कि जिस पर आप चलकर कोई और बीच में पंक्चर नहीं होता और कोई बीच में उसमें आ नहीं सकता सड़क पर, दोज आर कॉल्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवेज, और एक्सप्रेसवेज आर एक्सेस कंट्रोल्ड। वो जो इस समय देश में बन रहे हैं, जैसे दिल्ली से लेकर मुंबई, दिल्ली से लेकर कटरा, आपके मेरठ एक्सप्रेसवे जो है आप जिस पर हम लोग चल रहे हैं, और जितने भी आपके एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवेज, और भी जितने एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, नागपुर से लेकर बैंगलोर तक, विशाखापट्टनम से लेकर अमरावती तक, इस प्रकार के जितने भी एक्सप्रेसवेज देश में बन रहे हैं। और इस बजट में जो 11 लाख करोड़ का जो बजट है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसमें से लगभग 3 लाख करोड़ से 10,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवेज और सड़कें बनेंगी। उससे देश का बहुत चौमुखी विकास होगा, चारों तरफ वातावरण सुधरेगा, रोजगार भी आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण विषय, अब चूंकि आज आपका इंफ्रा का विषय है, लेकिन रोजगार और इंफ्रा आपस में कहीं न कहीं जुड़े भाई हैं। बिल्कुल। अब तो सरकार से आप लोगों को शिकायत नहीं। ये किसकी वजह से हुआ? हमारी वजह से, हमारे विपक्ष के दबाव की वजह से। सरकार 10 साल से एक प्रकार से उदासीन हो गई थी। जिस प्रकार विपक्ष ने इस बार 2024 के लोकसभा में एक माहौल बनाया है, अब सरकार को समझ में आ गया कि जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, जमीन पर उतरना पड़ेगा। नहीं सकते हैं। एक तो बिहार में चुनाव है, ठीक है, आंध्र प्रदेश और बिहार को साथ रखना है, दोनों पार्टियों को साथ रखना है अपने। अगर नहीं हो ऐसा होता तो आपकी पार्टी बड़ी खुश होती अभी, अगर नहीं इतने पैसे आज मिले होते तो। नहीं, हमारा एक लंबित मांग थी, हमने 16 वित्त, हाँ, ये मांग थी हमारी कि हमें विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं देने, कोई तकनीकी दिक्कत है तो आप विशेष पैकेज दीजिए। और बिहार, झारखंड अलग होने के बाद हमारे पास 78% सिर्फ बाढ़ की भूमि बची। हमारे पास संसाधन नहीं थे कि हम उसको उतना विकास कर पाए। अगर देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो बिहार जैसे राज्यों को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाके आपको खड़ा रखना पड़ेगा, और उसके लिए विशेष आपको पैकेज देना पड़ेगा। जो 26,000 करोड़ का और 11,500 करोड़ का बाढ़ से निपटने के लिए पैसा दिया गया है, इससे उस क्षेत्र का विकास होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ईस्टर्न कॉरिडोर की बात हुई है। नहीं, वो कॉरिडोर आप केवल खाली बिहार मत बोलिए। नहीं, मैंने माना उसको पूर्वोदय कहा गया उसको। ममता बनर्जी का जो ये आरोप
आरोप है कि पक्षपात है, ऐसा है नहीं। क्योंकि बजट में हमेशा विपक्षी दल उसके खिलाफ बोलते रहे, जैसे इन्होंने कहा कि हमारे दबाव में हुआ। क्या आपके दबाव में प्रधानमंत्री ने देश में ग्रामीण सड़क योजना है? मैं बोला, रुक जाइए एक मिनट, मुझे अपनी बात कहने दीजिए कि क्या इनके दबाव में प्रधानमंत्री महोदय ने ग्रामीण सड़क योजना लाई थी? क्या गरीबों को घर देना इनके दबाव में था? क्या देश में घर घर शौचालय देना इनके दबाव में था? क्या मुद्रा लोन जिसको आज बढ़ाया गया क्या इनके दबाव में था? तो मेरा ये मानना है कि विकास की चहुमुखी रफ्तार को बढ़ाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। रोजगार एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो केवल हमारे दबाव पर ही आपको झुकना पड़ा है। आप 10 वर्षों तक केवल इसमें जुमलेबाजी करते रहे, उदासीन रहे। पूरी तरीके से सरकार ने दबाव में काम किया है। देखिए, मैं आपको बताऊं, सरकार ने दबाव में कहीं काम नहीं किया है। आज के दिन ये सरकार एजुकेशन, हायर एजुकेशन लोग इंडिया में लें उसके लिए लोन में 3% सब्सिडी देती है। पहले आप बोलते हैं कि भारत के डोमेस्टिक एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करेंगे, हमारे लोग अच्छी पढ़ाई करेंगे। उसके बाद में जो प्राइवेट 500 कंपनियां हैं उसमें 1 करोड़ लोग वहां पे इंटर्नशिप करेंगे, उससे लोगों के अंदर में ट्रेनिंग की भावना जागेगी। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट के बारे में जो तीनों स्कीम लाई गई है वो अभूतपूर्व है। अगर आप देख ले, पहले में 1 महीने की, बाद में आप 2 साल तक, और उसके बाद में आपको 4 साल तक EPFO का फायदा मिल रहा है, जो कि अभूतपूर्व है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत तरीके से बढ़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर अमाउंट बढ़ाया गया है। स्किल डेवलपमेंट में 1000 नए IIT को बढ़ाने की बात करे हैं। और स्किल डेवलपमेंट के बाद में अगर आप स्टार्टअप खोलते हो तो आप एंजल टैक्स आपको हटाया जा रहा है। महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जा रहे हैं, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, उनके लिए जॉब बढ़ाने की बात हो रही है। मुद्रा लोन 10 लाख से 20 लाख हर तरीके से चौमुखी विकास हो रहा है। ये सारी योजनाएं जो आप रट रटाए पढ़ रहे महोदय, ये जमीन पे हमें क्या 2047 के पहले देखने नहीं मिलेंगी? अभी तक मिली है बातों में 2047 पंडित नेहरू जी, अरे कहाँ बेकार की बातें करते हैं। मैंने आगे बोला एक, बोलते तो यही सुनिए, ये ज्यादातर अपना समय बर्बाद जाकर अब तक का डाटा देना पड़ेगा। वर्तमान और अभी मुझे डाटा देना होगी, लेकिन आप बच के निकल नहीं सकते। बचन नहीं, यहाँ में एक यकीन दिलाएं कि सारे धरातल पे आएंगे। आप तो यकीन करेंगे नहीं। चलिए मान लेते हैं आपके दबाव में नहीं, एक मिनट मान लेते हैं कि आपके दबाव में ये सारे हम लोगों ने, हमारी सरकार ने किया, तो आइए ना संसद में इस बजट को पूर्ण समर्थन दीजिए और समाज में भी दीजिए। चलिए इसका स्वागत करके भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा की पहली प्रतिक्रिया है, वो सुनिए। ऑल राउंड अबाउट इंडिया, दिस बजट स्पेशली मार्क्स अ ग्रेट एम्फेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ youth and women, poor, farmer, MSME to get better credit, infrastructure and religious tourism gets a boost. 4.9% of fiscal deficit shows that we are continuing the path of fiscal consolidation. 12 industrial parks, plug and play industrial parks in 100 cities. Bonus for the first time, jobs. Energy security is one of the top focus of the government. Urban housing is another area of priority. Employment to the bolstered by internships in the top companies. कुछ चीजें होती हैं, चुनाव से पहले बजट होता है तो चुनावी बजट कहा जाता है। अब यहाँ पर चूंकि पूर्ण बहुमत नहीं बीजेपी को अकेले दम पर, इसीलिए सरकार बचाओ बजट भी कहा गया। हालांकि बीजेपी की तरफ से इसके गुण गिनाते हुए आपने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को भी सुना। आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं श्वेता जी, हम केवल इतना ही कहना चाह रहे हैं कि यदि विपक्ष सोच रहे हैं उनके दबाव पे हुआ है तो पार्लियामेंट को चलने दीजिए ना। आप पार्लियामेंट को क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अकेले पढ़ रहे हैं, उनको हर तरफ पार्लियामेंट को कौन, एक मिनट, पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है आप बताइए? ऑपोजिशन की है। कमाल करते हैं साहब, सरकार में आप बैठे हैं। अगर आप जनमानस की बात करेंगे, संसद में वो बात करेंगे जो कह के आए हैं, तो हम क्यों नहीं चलने देंगे? डिबेट में भाग नहीं लेंगे और डिबेट में चर्चा नहीं करेंगे तो कैसे आप विकास की बात कर सकते हैं? एक हाथ से ताली नहीं बजती है अव्वल। दूसरा, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर एक होते हैं, वो सरकार चलाने की जिम्मेदारी उन पर भी होती है कि संसद चले, लेकिन विपक्ष की ये जिम्मेदारी होती है कि आप सकारात्मक आलोचना करें। तो श्वेता जी, हम अगर नीति पे बात करें, हम बेरोजगारी पे बात करें, तो आप बहस नहीं करेंगे, आप कहेंगे आज के एजेंडे में नहीं है। अरे आज देश भूखा है, आप कल भोजन कराएंगे उसे? बताइए। देखिए, देश तो इसलिए भूखा नहीं है क्योंकि हम 80 करोड़ को फ्री राशन दे रहे हैं, और इस जगह पे जो मायाजाल पे हम खड़े हुए हैं वो रोड धरातल पे जो कह रहे थे रोड नहीं बनी है। 60% इंक्रीज NH में अभी
हुआ है, 70% रूरल रोड में इंक्रीज अभी हुआ है, 4 गुना मेट्रो जो दोनों तरफ से जा रही है वो अभी हुई है। पावर जो हम शॉर्ट सप्लाई पे होते थे, यूपी में आज तक के ऑफिस में हम जाते थे तो जनरेटर की धुआं सुनती थी, आज वहां पे जनरेटर नहीं चलता। पूरे देश में पावर है, नल से जल हर जगह पहुंच रहा है, हर जगह रिन्यूएबल एनर्जी दे रहे हो। इसका आप ढिंडोरा पीटोगे, इसका ढोल बजाओगे? अरे ये दुख की बात है, शर्म की बात है। हमारे 80 करोड़ लोगों को। मैं आपको ये अनुभव बताती हूँ अपना। प्रयागराज में मैं इलेक्शन के समय एक शो कर रही थी जिसमें कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने यही बोलना शुरू किया कि बिना काम वाले लोगों को आप लाचार बना रहे हैं उन्हें फ्री का राशन देकर। वहां पर नाविक खड़े थे, वो कह रहे थे कि हमसे ज्यादा मेहनत कौन करता है, हमें फ्री राशन मिलता है। वो मेहनत कर रहे हैं, साथ में सहयोगी। आप लोगों ने भी तो कहा था कितने किलो राशन आप बढ़ाने वाले थे? सर उतने पैसों से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। राइट टू फूड। हाँ। हमारे देश में सभी को भोजन का अधिकार सम्मान से कराइए ना। हाँ। इतना पैसा दे दीजिए हाथों में कि लोग जाकर स्वयं खरीद लें। अगर आप 100 रुपए पर टमाटर देंगे तो वो कौन सा सम्मान हुआ? अरे भाई आप मेरी बात सुनिए। पहले तो आप ये मानिए कि महंगाई है कि नहीं, पहले आप मानिए कि हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम कम है कि नहीं। आप उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप बार केवल एक आंकड़ा पढ़ते हैं, कागज पर 50 लाख करोड़, 25 लाख करोड़। अरे इससे लोगों को भोजन मिलेगा? लोगों को भोजन तब मिलेगा जब लोगों के हाथों को काम होगा। घर मिल रहा है, नल मिल रहा है, सड़क मिल रही है, गैस मिल रहा है, सब चीजें मिल रही है। हमारे देश के लोग आपके मुफ्त के राशन नहीं चाहते, हमारे देश के लोग रोजगार चाहते हैं। मेहनत करके इससे ज्यादा रोजगार का काम हो नहीं सकता था जो आज प्लान हुआ है। ये रोजगार की बढ़ाई सबने करी है, ये यूपी को छोड़ दीजिए, हर किसी ने बढ़ाई करी है। आप हवाई बातें करेंगे, थोड़ा सा और दबाव बना लीजिए। नहीं, थोड़ा सा और दबाव बना लीजिए। ऑपोजिशन ने ये 5 साल में सारे ऑपोजिशन ने इस बजट की बढ़ाई करी, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती है। और आज दबाव का पहला दिन दिखा कि बिहार और आंध्र प्रदेश जी को अच्छा किसी राज्य को विकसित करना दबाव मिला ना। नहीं, आप समझिए कि कोई राज्य का, दोनों राज्य का बंटवारा हुआ। चोरी छुपे क्या दबाव किया है? बंद कमरे में आपके नेताओं ने क्या बात किया है? अच्छा, हिमाचल प्रदेश की भी बात हो ही गई थी। हिमाचल प्रदेश के भी कांग्रेस की सरकार, पूरे भारत की बात होनी चाहिए। महाराष्ट्र की बात क्यों नहीं कर रहे हो? उत्तर प्रदेश की बात क्यों नहीं कर रहे हो? पश्चिम बंगाल की बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या पश्चिम बंगाल पूर्वोदय में नहीं आता है? क्या नहीं आता? जब आप पेपर पढ़ोगे तो पता चलेगा उसके अंदर में हर जगह का फाइन प्रिंट है। आनंद जी ने अकेले संभाला मोर्चा, विपक्ष की आवाज यहाँ पर बुलंद उन्होंने की है, लेकिन जो कुल मिलाकर निकल कर आया है इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर, बिहार आंध्र प्रदेश को मदद के मोर्चे पर, उस पर ये चर्चा आपने देखी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। थैंक यू।